वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन कर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हटकाते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी थी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किला पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा, और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है बताइएगा प्लीज। लकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देखकर हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लकी की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लकी बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉग इन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती, उस दिन वो पूरे क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। ये इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश करवा देती थी। क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का मन भी मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और खास बात थी और वो ये कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसने भी अंजलि के लाइफ में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट
डिम्पल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइफ में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइफ से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउट बनाकर कैमरे की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अंजलि पूरे क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, तो किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला, तभी किसी ने नीचे में एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट हो यार। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब गर्वित से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से ना तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अंजलि ने उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लकी ने देखा कि तुरंत उसकी भौहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यहीं थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो तेरी क्यों चल रही है? तेरी बातों में से ना मुझे गटर जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसे जेब में एक है नहीं और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए हैं और तुम उससे यहाँ अय्याशी कर रहे हो। और अपने बाप से ना जरा तमीज से बात करो, वरना लैब का मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया। इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी की अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने लिखा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट में कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपए थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपए और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए ना मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर ना सिर्फ गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था।
उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोग, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखनी अच्छी बात नहीं है यार, प्रीतम ने लिखा। लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़े के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई तब किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती किसी ने लिखा, अंजलि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास में नहीं यार, बाहर से होगा कोई। अपना क्लास गरीब का कॉलेज है और हम सब में तो सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है, प्रीतम ने कहा। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ, गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लकी उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंजलि और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे और फिर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर तो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह क्या बात कही है, जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया था। हाँ यार, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हमारे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई ये आदमी पैसे नहीं अनुभवों से बात करता है, क्या बात है। आपको ढेर सारे लाइक सर, आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1 लाख गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा मेकअप किया हुआ था जो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइफ में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिंपल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप ना मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसकी लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप जा सकते हैं वहां।
अंजलि ने डिंपल का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। डिंपल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिंपल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया यार, मैं पूछ रही हूं ये आदमी कौन है? ना सिर्फ डिंपल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिंपल की ओर देखा और कहा, यार पता तो मुझे भी नहीं है ये कौन है, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइफ पर आज पहली दफा आए हैं। सर आप अभी भी यहीं पे हैं ना या गए? अंजलि ने लाइव में पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ का मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही डिंपल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। उसने फौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर आप सच में ही बहुत ही कूल हो, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए, ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने की सोच रही थी, तो क्या आप मेरे भी लाइव से जुड़ेंगे? आई प्रॉमिस मैं आपको अंजलि से भी अच्छे रिटर्न गिफ्ट दूंगी, डिंपल ने कहा और चमकती हुई आंखों से कैमरे की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लकी भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था तो उसने लकी से कहा, ओए लकी सुन, उसे देखना बंद कर। तू जानता है ना वो एक नंबर की लालची लड़की है, पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये, गर्वित ने कहा। लकी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहा। डिंपल, अंजलि ने कहा और उसे गुस्से में देखने लगी। वो जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिंपल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम अपना लाइफ शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिंपल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे ना आज तक कोई आपके जैसा बंदा मिला नहीं है। अब मिल भी कैसे सकता था सर, अब आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो ना तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, डिंपल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिंपल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने, तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिंपल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का टेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी इसमें इंटरेस्ट दिखाता तो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की यार पैसों के अलावा किसी की भी सगी नहीं हो सकती यार, कैसी लड़की है यार ये, प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ अभी तक मैं सिंगल ही हूँ और आज तक मैंने अपना किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, डिंपल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाला इमोजी चिपका दिया। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे। उसने डिंपल की ओर देखा और पूछा, कैसी बात कर रही हो डिंपल, सबके सामने लाइव आकर झूठ। पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिंपल अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी क्या बोल देती हो अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही लकी की, तो वो तो बेचारा इतना गरीब है, मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसके नोट्स लिखवा देती थी। हाँ जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे, ये मैं मानती हूँ। वैसे वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा था, ये सब बकवास है यार। डिंपल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था
सर अगर आप वैसे डिंपल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिंपल और अंजलि का मुंह उतर गया। इधर लकी ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पे लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं देख रही थी। वो दोनों भी अभी इस लाइफ से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लकी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर लकी दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एकटक देखा जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी डिंपल की कही बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिंपल यह सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो तो ये सब ऐसे कह गई जैसे उसकी और लकी के बीच जो कुछ था वो सिर्फ लकी का एक सपना था और डिंपल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे में उसे पता चलता कि लकी कौन था तो फिर वो उन शब्दों के बारे में क्या सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लकी को सुनाए थे। तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लकी एक बार तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लकी को कब अमित के बिस्तर पर नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे तो वो सब लकी को भी अपने साथ ही ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लकी के साथ भी शेयर किया था। इधर लकी अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 उसने खर्च किए थे उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन ही देखता रहेगा? मेरी वार्डन से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ से ले जाएंगे। अमित को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हाँ कर दी है, प्रीतम ने कहा। लकी का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी थी। यार तुम लोग ना सच में जानो मेरी, लकी ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को ना असली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए बॉटल की ओर इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर रहे थे कि इतने में अमित आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? लकी ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल को देखकर फिर से बैठ गए। बता ना भाई क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? गर्वित ने पूछा और लकी की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटका कर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो ये सब बता सके, इसलिए उसने कहा, नहीं कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या भाई? कोयल ठीक है? लकी ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल वो देख रहा था, लकी समझ गया था कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना बाकी लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है? फिर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था, अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लकी ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लायन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लायन ग्रुप? प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए चौंक कर उसने अपने कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई लायन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार कोयल ने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। जब लकी ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी यार? गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो गई। लकी देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना? लकी ने कहा। भाई उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है,
वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लायन ग्रुप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लायन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था, लेकिन अब इस झगड़े के बाद वहां से कोयल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनरशिप वो खत्म कर रहे हैं और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही ना भाई कोयल के पापा सख्ते में आ गए। बस यही समझ कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है, वरना हमारे बीच नहीं होते वो आज। अमित ने कहा। लकी उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर इस सब में वो क्या कर सकता था? फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए। गर्वित अभी भी अपने आप बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच ही अमित का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शांत हो गए थे। आखिर किसका था वो फोन? कोयल की वजह से इन तीनों के ऊपर क्या संकट आने वाला था? और क्या लकी कोयल और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? इससे पहले कि लकी कुछ सोच पाता, अमित का फोन बजने लगा था। सभी लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और इस फोन के आ जाने के बाद उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। वो फोन रोशनी का था। वो समझ गया कि जरूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठा लिया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अमित ने कहा और फोन रख दिया। क्या हो गया भाई? लकी ने पूछा। यार कोयल को उसके पिता का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित ने की थी, लेकिन फिर भी कोयल को उसके सामने झुकना पड़ेगा। सामने वाले ने लकी ये शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ। छी यार। अमित को आगे की बात कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। लकी ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लकी ने अपना सिर पकड़ रखा था। आगे अमित ने कहा, मैं पहले से ही मोहित के बाप क्रांति रायजादा को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वो उससे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। सोचो, अगर मुझे पता होता ना कि वो क्रांति रायजादा का बेटा है मोहित, तो हम पूरे मामले को अलग तरह से डील कर सकते थे। अच्छा, कोयल अगर मना कर दे तो? लकी ने पूछा। वो मना नहीं कर सकती है भाई। अगर उसने मना कर दिया ना तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा भाई। सोच, अमित ने कहा। पर ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है, उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा? उसके पापा ने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? लकी ने कहा। अरे यार, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपना बिजनेस प्यारा होता है। और वो दोनों बाप बेटे एक नंबर के बदमाश हैं। कल देखा नहीं था कि वो कैसे घूर कर देख रहा था? कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यार। गर्वित ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करना क्या था। बस सब लोगों को इस वक्त कोयल की चिंता सता रही थी। लकी ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी सी पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए बैठी हुई थी। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीरें खींची हुई थी, पर उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसी है कोयल अब? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी ने अमित को खींचा और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। फिर रोशनी ने एक बार और कोयल को देखा। वो परेशान सी पलंग पर बैठी हुई थी। उसके बाद रोशनी ने अमित को देखा और फुसफुसा कर बोला, कोयल के पिता ने कोयल की गलती न होने के बाद भी उससे बहुत डांट और खूब सुनाया है। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है। फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के साथ बिताए। रोशनी के मुंह से ये बात सुनते ही गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने अमित से गुस्से से कहा, ये किस तरह का बाप है यार? यार मुझे लगता है कि यार उसके पिताजी भी किसी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेली की नहीं है, बल्कि उसके 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उनके पापा ने मुझे भी फोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। और इस दौरान यार वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीजों से बाहर निकाल सके वो। रोशनी ने परेशान होते हुए कहा।
इसके बाद वो लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। लकी उसके पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कोयल देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अमित ने उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल के ऊपर से उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। लकी को भी उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन लकी कोयल को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। गर्वित से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने जोश जोश में अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, अभी 100 नंबर पर फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को, अभी की अभी। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, कोयल ने रोते हुए अपने घुटनों में गढ़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थी, साथ ही उसमें सूजन भी आ गई थी। लकी ये भी देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नजर आ रही थी, वो आज गायब हो गई थी। उसको ऐसे लाचार होते हुए देख उसका मन भी उदास हो गया था। वैसे वो इस तरह से आज उसे नहीं देख सकते थे। आखिर वो उसी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे। मानसी ने कोयल को एक टिश्यू दिया। उसने उससे अपनी नाक पोंछी और आंसू भरी आंखों से अमित की ओर देखकर बोली, पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने उन्हें बुलाया ना, तो मामला मेरे और मेरे पापा के लिए ना और ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्या करूं मैं यार। कोयल जानती थी कि ये बड़े मसले थे और इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी पहले ही पुलिस को बुलाने और बताने की वजह से ही तो ये सब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब अगर वो फिर उसी रास्ते पर गए तो क्रांति रायजादा और ज्यादा नाराज हो सकता था। जितना वो नाराज होता, उतनी कोयल और उसके पिता की हालत खराब हो जाती। अगर किसी को फोन करना है तो किसी ऐसे आदमी को करो जो मोहित और उसके बाप से भी बड़ा आदमी हो। वही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं भी अपने पिता से पूछता हूँ कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अमित ने कहा और अपना फोन निकालकर अपने पिता को फोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूँ, रोशनी ने कहा। दिशा और मानसी भी इस काम में लग गए थे। हालांकि दिल ही दिल में सब लोग इस बात को जानते थे कि उनके परिवार के कॉन्टैक्ट्स इतने बड़े नहीं थे कि वो लायन ग्रुप के ऊपर दबाव बना सके, पर फिर भी इस वक्त वो कोयल का दिल बहलाने और उसे शांत करने के लिए ये सब कर रहे थे। प्रीतम और गर्वित ने कुछ नहीं कहा, उसके पास कोई कनेक्शन नहीं था। लकी, जो कि कब से चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसने कोयल की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लकी के मुंह से ये बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी की ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि लकी भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। लकी को उसने अभी देखा था और देखते ही उसने अपनी नाक साफ करते हुए पूछा, तुम भी आए हो? लकी ने सिर्फ उसकी बात सुनी और जवाब में हाँ में गर्दन हिला दी। जिस तरह से वो लकी को देख रही थी, उसे लग नहीं रहा था कि वो इस वक्त उसे इस कमरे में देखना चाहती थी। कल वो भले ही उसके लिए वहां खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोयल का उसके लिए जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कोयल, लकी भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया यार। वो भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें है। रोशनी ने लकी की ओर से जवाब देते हुए कहा, अच्छा, इसे भी चिंता है? अगर कल तुम वहां नहीं आते ना, तो मुझे वहां से उठकर नहीं जाना पड़ता। ना ही मैं वहां से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं तो फिर तुम बीच में आकर हीरो नहीं बनते। तो बताओ, क्या यह सब होता? बोलो। कोयल ने लकी की ओर देखते हुए उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल का पारा और भी गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर का सारा गुस्सा लकी पर ही निकालने की फिराक में थी और इसलिए अगले ही पल वो अपने पलंग पर से खड़ी हुई और लकी की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो, अभी की अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, निकलो अभी। कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है और तुम हो कि उसी के ऊपर बरस रही हो। कल अगर ये नहीं होता और वो मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता, तब तुम क्या कर लेती? रोशनी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से का शिकार लकी को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच ये सब बातें चल रही थी, तब भी लकी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आज फिर उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे रुको लकी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वरना वो कोई बात नहीं है यार। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यार कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है,
मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे के बाहर निकल गया। आज के बाद ना इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। कोयल ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फोन कर रहा था तो कोई अपने किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लकी जब रोशनी की होटल से बाहर आया तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद आ गया था और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद अभी आई है। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। फोन की दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज लकी के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फोन नहीं कर सकता था। आज इतने साल बाद उनकी आवाज सुनी तो लकी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो? आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन किया है, लकी ने कहा। हाँ बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? काशीनाथ जी ने पूछा। अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? लकी ने पूछा। हाँ भाई, आप परीक्षा तो परसों ही पार कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लकी ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायन ग्रुप कुछ भी नहीं था। ओ अच्छा, दिल्ली की कंपनी है। हाँ तो हो जाएगा, मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ। नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे यह कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें, लकी ने कहा। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। लकी ने फोन रख दिया था। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लकी इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लकी आखिर कौन था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उधर लकी की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम डांगी को फोन लगा दिया था और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक बार में ही हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था।
जब ये मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नजर में ये बहुत बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी आपसे, सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तब तक दूसरे पक्ष के अनुवादक ने उन अंग्रेजों को चेतन की बात समझा दी, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा, चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन में बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। चेतन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनका लीडर चेतन के इस व्यवहार से बहुत ही नाराज हो गया था। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ उसे पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी, वो छवि एक बार में ही धूमिल हो जाती। इधर चेतन मित्तल सबसे नीचे माले पर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई, जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और न ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लकी भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहां पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लकी वहां आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लकी को उन्हें देखकर डिंपल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। लकी अक्सर उसके साथ खाना बनाता था और उसे यहीं लाल किले की दीवार पर बैठा कर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिंपल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर यह शक था कि वो परीक्षा में पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी ये शक नहीं था कि वो और डिंपल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी ही बार डिंपल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहाँ से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिंपल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे अब वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लकी अपने इन सब ख्यालों में खोया हुआ था, ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लकी ने देखा ये भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लकी उदास हो गया था। सिर्फ डिंपल ही नहीं बल्कि भूमिका भी उन लड़कियों में से थी जो उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। वो कॉलेज की चीयर लीडर टीम की लीडर थी। लकी भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। भले ही उस टीम में सभी लड़कियां थी, लेकिन कपड़े उठाने, सामान उठाने, बाजार कुछ ले जाने का सारा काम लकी ही देखता था। वो लड़कियां थी और इसलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। इसलिए लकी इन सब चीजों के लिए उनका असिस्टेंट बन गया था। हेलो लकी, अभी की अभी लाल मैदान में आओ, उधर से भूमिका ने कहा। हाँ, पर क्या हुआ? लकी ने पूछा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। वैसे भी यहाँ मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। लकी को कभी कभी भूमिका के ऊपर हंसी आती थी। उसका दिमाग अक्सर गर्म ही रहता था और फिर भी उसे लीडर बना दिया गया था। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती थी। इसलिए लकी उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। यहाँ बैठकर डिंपल को याद करने से तो अच्छा है कि वहां चलकर कुछ काम ही किया जाए, लकी ने अपने आप से कहा और दीवार के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट साफ की
अपना हाथ साफ किया और मैदान की ओर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद लकी मैदान में पहुंच चुका था और उसने देखा कि मैदान में अभी 5-6 सुंदर लड़कियां खड़ी थी। लकी, पहले तो तुम इधर आओ। तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? भूमिका ने लकी को अपने पास बुलाते हुए कहा। वो एक लंबे से कद की लड़की थी जिसका चेहरा लंबा और आंखें थोड़ी सी डरावनी थी। हर वक्त उसका दिमाग गर्म होने की वजह से उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती थी। इससे पहले कि लकी कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बोतल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना चाहो? लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे? 2 कदम और चलने से ना तुम घिस नहीं जाओगे लकी महाराज। और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? भूमिका ने उसके सामने मुंह बनाते हुए कहा। लकी को लगता था कि भूमिका हमेशा गुस्से में ही रहती थी और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बरसती थी तो वो लकी ही था। हालांकि लकी को कभी उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। वो तो उसके काम के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कर देता ताकि उसकी वजह से भूमिका का गुस्सा और ना बढ़ जाए। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रहती तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाने का खतरा पक्का था। नहीं ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूँ, पर ये आखिरी बार है, अगली बार से ना मैं नहीं। इससे पहले कि लकी आगे कुछ बोल पाता, भूमिका ने अपनी आंखों को उसे डराने के लिए बड़ा कर लिया था। उसकी आंखें देखकर लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी और इससे पहले कि वो उसके सामने हंसता, वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लकी वापस आ गया और उसने 5 बॉटल लाकर टेबल पर रख दी। सभी लड़कियां टेबल के पास आ गई और पानी पीने लगी। इसके बाद भूमिका और बाकी सभी लड़कियां बास्केटबॉल के कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थी। लकी वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। जब तक वो प्रैक्टिस करने वाली थी तब तक लकी को वहीं बैठना था। अगर बीच में उन्हें किसी चीज की जरूरत लगती तो लकी उन्हें वो सभी चीजें लाकर देने वाला था। जब लकी बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहा था तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लकी ने घूम कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरी रंग की थी। हेलो, लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि लकी इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था जिसने बास्केटबॉल खेलने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने पहले लकी को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है। विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लकी को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था, लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थी। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूँ। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ओह अदिति, काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो, आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यहीं ठीक हूँ। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे। वो शर्मिंदा तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लकी की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकी। लकी ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लकी उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिंपल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लकी को अपने लिए थोड़ी सी भी खिन्न नजर नहीं आ रही थी।
ना ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लकी के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लकी देख पा रहा था कि वो जैसा था अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लकी को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति, तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लकी को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लकी को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर जब लकी सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना, कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन कर करके हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा, जिस पर कोयल बोली, व्हाट? इतना कहते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सेल्फ पॉकेट। लकी की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ, और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? अदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले, भूमिका ने कहा। और फिर आगे की बात कहने में उसने लकी को घूरा और बोली, अब यार वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, तुम? भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गईं। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, ये कितने की पड़ी?
एक लड़के ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सब तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो अदिति और लकी ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से, विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लकी ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा, ईशान, हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते हैं तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमा कर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें? अच्छा ऐसा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूँ और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लकी को भी बुला के लाती हूँ, अदिति ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लकी इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो लकी पानी। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? अगर उसे पैसा देना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लकी के ऊपर फप्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी, एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो, एक और लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लकी का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लकी का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग लकी से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लकी खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लकी वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा,
हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट न जाए। भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। लकी ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लकी सर, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा, ठीक है, लकी ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेट कर लकी जॉगिंग करने लगा था तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? अमित ने कहा, मैं ग्राउंड पर हूं यार, जॉगिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लकी ने अमित को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे अरे भाई, तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लकी ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अब यार, ये भी बात सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है। हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा, अमित ने कहा। लकी दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई, ऐसा मत कर यार। देख, सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आ जाना यार। देख, अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं, गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। लकी मैदान में खड़ा खड़ा इसी उहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा। उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो, दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थी। वही अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका एक और दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद लकी भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही लकी वहां पहुंचा उसने सबसे पहले कोयल को देखा। इधर कोयल, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लकी ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लकी के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहाँ आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ
पॉकेट एफएम पर। कोयल की बातें सुनकर लकी का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है तो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लकी को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बात करने में जुट गई। लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने भी लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लकी के कानों में बोला, अरे यार तू उसकी बात का बुरा मत मान यार, चल तेरा भाई आज खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, चल आजा। अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लकी भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लकी वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल ये वही लड़का है ना, और तेरी ट्वीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लकी के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़े को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर घूम गई थी, तो उसने लकी के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा ना आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। पता है कौन से बैंक? न्यू सिटी बैंक। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही उन सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लकी का हुलिया देखकर कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि ये आदमी न्यू सिटी बैंक भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने इससे पूछा, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे, और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लकी सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्त की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ लेकिन कोयल, एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी यार। लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एक लड़के ने कहा। हाँ मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे नहीं है यार। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है ना, तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा यार। एक और लड़के ने कहा, हाँ हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातें सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह से नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे ना क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये उन्होंने किया या नहीं, तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फोन का स्पीकर भी चालू कर दिया ताकि जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पिता ने फोन उठाया, और फोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, पापा आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? ये कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी
गलत थे। लकी उसे सस्पेंस में फंसा देखकर खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने जब उसे फोन किया था तो फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसी किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहां से किसी की मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं ये क्यों कहता कि जाओ, तुम्हें रात मोहित के साथ ही बितानी पड़ेगी। हाँ, मैंने माना कि गुस्से में मैंने वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी ये बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे। वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे। कोयल के चेहरे की चमक मानो उड़ गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं फिर तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए क्यों कहता? इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा प्लीज, आप बार बार ये बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तब आपने ये बोला था। अब मैं कोने में आ गई थी फिर भी आप यही बोल रहे हो। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त ये सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा, अरे पापा ठीक है ना, अब आप क्या चाहते हो, मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल ये मान रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व कराया था। लेकिन अब क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने वाला था। अरे कोयल सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने? कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही ये काम पूरा हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाय। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकते तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी
तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतनी जल्दी। इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरे को देख रही थी, और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई। इनमें अगर कोयल के सबसे कोई करीब था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से ये सवाल सुना, उसके होश उड़ गए। इधर लकी भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी, इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने ना तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूं, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था, और मानसी ने कहा, नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन तो जरूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फोन करने से पहले ही ये जानती थी कि उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फोन कर दिया था। कोयल को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा, और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यार, मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा यार। रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या, आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी, और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।